सो हेलो डियर्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने रण की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। संविधान की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको इसके पहले बहुत सारी चीजें पॉलिटी में पढ़ा दी हैं, जैसे कि संविधान की अनुसूचियां, संविधान के भाग, संविधान सभा। ये काफी हद तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कोशिश की जा रही है कि सारा कंटेंट आपको एक ही जगह मिल जाए, इसके अलावा आपको कहीं पर भी भटकना ना पड़े। ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिटीजनशिप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सिटीजनशिप, नागरिकता। भारत की नागरिकता हमें किस बेस पर मिली है, किस तरह हम भारत के नागरिक हैं, किस तरह से भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है या अवैध घोषित हो जाती है, वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम नागरिकता के बारे में। है ना? जैसा कि आपको पता है, आर्टिकल 5 से 11 हमें नागरिकता के बारे में बताते हैं। तो आज हम संपूर्ण अध्ययन नागरिकता के बारे में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका अर्थ एवं महत्व। अर्थ और महत्व किसका? नागरिकता का। नागरिकता का क्या अर्थ है और क्या महत्व है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें। यकीन मानिए, एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको मेरी बहुत याद आने वाली है, क्योंकि मैंने सारा कंटेंट बहुत ही सोच विचार कर इसे उपलब्ध कराया है। ठीक, अभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको, क्योंकि बिना पढ़े तो पता नहीं चलने वाला है ना। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें। बार बार नहीं करूंगी। छोटे बच्चे नहीं हैं आप लोग, पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप बने रहें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, घूमते रहिए। चलिए, नागरिक ऐसा व्यक्ति जो किसी क्षेत्र से संबंधित है और उस क्षेत्र पर अपने अधिकारों का प्रयोग करने की शक्ति रखता है, उसे नागरिक कहा जाता है। नागरिक अपने देश के कानून से बंधे होते हैं और किसी भी राज्य के पूर्ण सदस्य माने जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और पर्टिकुलर क्षेत्र जहां पर हमें अपने अधिकारों को उपयोग करने की क्या हो, अनुमति हो, एक क्षेत्र, वहां के हम क्या कहलाएंगे? नागरिक कहलाएंगे। नागरिक अपने देश के कानूनों से बंधे होते हैं। ऑब्वियसली बात है, कुछ कानून है, कुछ गैर संवैधानिक चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते, है ना? जैसे हम किसी का मर्डर नहीं कर सकते, हम बिना वजह किसी को कुछ बोल नहीं सकते, है ना? उसके बाद भेदभाव का नियम, ये सब के लिए कानून है। ठीक है, ये सब गैर संवैधानिक है और इसके लिए कड़े दंड का प्रावधान है। ठीक है, तो ये इसका मतलब यही है कि नागरिक अपने देश के कानूनों से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। अगर हम बंधे नहीं रहेंगे, इससे छूटने की कोशिश करेंगे, तो आप समझदार हैं कि क्या होगा। ठीक है, नागरिकता। नागरिकता की अवधारणा किसी व्यक्ति के अपने संप्रभु राज्य के साथ संबंध को परिभाषित करती है। इसमें दो श्रेणियां आती है, नागरिक और विदेशी। जैसे हम भारत में रहते हैं, तो हमें अगर भारत की नागरिकता प्राप्त है तो हम नागरिक, अदरवाइज हम किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे? विदेशी की। जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, उन्हें विदेशी माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप, विदेशियों को भारत की नागरिकता से वंचित रखा गया है। मस्ट बी इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखो, कुछ चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं हमें लाइन में कि भैया ये तो ऐसी लाइन लिखी है, लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। विदेशी लोग जो है, उन्हें भारत की नागरिकता से क्या रखा गया है? वंचित रखा गया है। कभी कभी क्वेश्चन जो है कथन के फॉर्म में आता है ना? ये 3-4 पॉइंट लिखे होते हैं, फिर उसमें कुछ 2-3 पॉइंट सही होते हैं, एक आधा गलत होता है, फिर नीचे कूट दिए होते हैं आपको कि भैया कौन से पॉइंट सही है वो बताएं या कौन सा कथन असत्य है वो बताएं। तो ये चीजें हमें बारीकी से पता होनी चाहिए। भारत के संदर्भ में पाकिस्तान के साथ विभाजन के दौरान जिन लोगों ने भारत की राष्ट्रीयता स्वीकार कर ली, वे इसके नागरिक बने रहे, और जो लोग पाकिस्तान में रह गए वो पाकिस्तान के नागरिक बन गए। ठीक है, जब विभाजन हुआ
और जिन जिन लोगों ने भारत की नागरिकता को स्वीकार कर लिया वो भारत के नागरिक बने रहे, अदरवाइज जिन्होंने स्वीकार नहीं किया पाकिस्तान में रह गए तो पाकिस्तान के नागरिक हो गए। कुछ कुछ कंडीशन है, अभी हम बहुत अच्छे से स्कोर पढ़ेंगे। ठीक है, नागरिकता के सिद्धांत। नागरिकता हमें मिल सकती है जन्मभूमि नियम के द्वारा। कैसे? मिट्टी का अधिकार यानी जन्मभूमि का अधिकार, यह शब्द लैटिन से लिया गया है। इस सिद्धांत के माध्यम से व्यक्ति उस राष्ट्र में जन्म लेकर क्या कर सकता है? नागरिकता का दर्जा प्राप्त कर सकता है। मतलब कि जन्म के आधार पर नागरिकता। ठीक है, दूसरा होता है रक्त संबंध द्वारा नागरिकता। इसका अर्थ है रक्त संबंधों का अधिकार। यह सिद्धांत व्यक्ति का जन्म चाहे किसी भी स्थान पर हुआ हो, नागरिकता का दर्जा प्रदान करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? फिर से समझिए, रक्त संबंध द्वारा नागरिकता, इसका अर्थ है रक्त संबंधों का अधिकार, है ना, रक्त के संबंध। यह सिद्धांत व्यक्ति का जन्म चाहे किसी भी स्थान पर हुआ हो उसे नागरिकता का दर्जा प्रदान करता है। इस सिद्धांत के माध्यम से किसी को नागरिकता मिल जाती है क्योंकि उसके माता पिता उस देश में पैदा हुए हैं। माता पिता अगर इस देश में पैदा हुए हैं और हमारा जन्म कहीं और हुआ है तो हमें फिर भी नागरिकता मिल जाएगी। इसे हम बोलते हैं रक्त के आधार पर नागरिकता होना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। समझ में आया? पहली हो गई काय के आधार पर, पहली हो गई हमारी जन्म के आधार पर, दूसरी हो गई हमारी रक्त के आधार पर। संवैधानिक अभिविन्यास, भारत के संविधान भाग 2 में, है ना, संवैधानिक अभिविन्यास का मतलब होता है कि संविधान में कहाँ लिखा हुआ है। नागरिकता अगर हमें मिल रही है तो उसका वर्णन अगर संविधान में है तो वैलिड है, अदरवाइज क्या अनुसी बातें हो गई। तो संविधान में कहाँ लिखा है बेटा? ये संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 काय का वर्णन करता है? संविधान का, सॉरी, काय का वर्णन करता है? नागरिकता का। ठीक है, अब इसे 1949 26 नवंबर 1949 से लागू किया गया। पूरा पढ़ देती हूँ एक बार में। भारत के संविधान के भाग 2 में संविधान के प्रारंभ के दौरान भारत में नागरिकों की स्थिति का सीमांकन करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11 भारत के संविधान में नागरिकता की अवधारणा को शामिल करता है। भाग 2 को संविधान पर हस्ताक्षर करने की तारीख यानी हस्ताक्षर कब हुए? 26 नवंबर 1949 से लागू किया गया। मतलब नागरिकता को हमारे देश में कब से लागू किया? जब से संविधान पर सिग्नेचर हुए। सिग्नेचर कब हुए? 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1949। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता क्या है पढ़ते हैं। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है कि अनुच्छेद 5 में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 5 में जो दिया है उसे जानते हैं। जो व्यक्ति भारत के निवासी जन्मे थे उन्हें नागरिकता प्रदान की गई है। निम्नलिखित को भी नागरिकता प्रदान की गई है। समझ में आया? जो व्यक्ति भारत के निवासी थे, भारत में जन्म ले लिया, उन्हें तो नागरिकता है ही, लेकिन इसके साथ किन लोगों को नागरिकता है? ऐसे लोग जो भारत में रहते हैं लेकिन भारत में पैदा नहीं हुए, लेकिन उनके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ था। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो संविधान के लागू होने से ठीक पहले 5 वर्षों तक भारत में रहा हो, माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो और संविधान लागू होने से पहले वो 5 वर्षों तक भारत में रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। अंडरस्टूड? चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता, ये अनुच्छेद 6 में कहा गया है। पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता का दर्जा प्रदान करता है। अनुच्छेद 6 ध्यान रखिएगा क्या है? जो कोई भी 19 जुलाई 1949 से पहले भारत आया था उसे भारत का नागरिक मान लिया गया यदि उसके माता पिता या दादा दादी में किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। देखो,
भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया 1947 में। बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए कि यार पाकिस्तान चलते हैं, भारत में तो मजे नहीं आ रहे। फिर पाकिस्तान गए, पता चला यहाँ तो बदतर हालत है, हमें तो भारत में ही रहना चाहिए। तो संविधान बना ना, तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने संविधान को बहुत अच्छे से डिजाइन किया। उन्होंने मौका दिया कि आप इस समय तक भी अगर आते हैं तो आप भारत के नागरिक मान्य होंगे। ठीक है, पूर्व तिथि के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को पंजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक था। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान से चले गए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता, पाकिस्तान चले गए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। 6 कहता है पाकिस्तान से आए, 7 कहता है पाकिस्तान को गए। ठीक है, इसमें कहा गया है जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में भारत लौट आए, उन्हें पुनर्वास परमिट के साथ आने पर नागरिक माना जाएगा। चलिए 7 तक आ गए, 11 तक हमें पढ़ना है क्योंकि 5 से 11 क्या है, भारत की नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत की नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 8, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल का व्यक्ति। अनुच्छेद 8, देखो भारत में रहने वाले, पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान को जाने वाले, और 8 बोलता है भारत से बाहर रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत से बाहर रहने वाला भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति या जिसके माता पिता दादा दादी में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, वह खुद को भारतीय राजनीतिक मिशन के साथ भारतीय नागरिकता के रूप में क्या करा सकता है, पंजीकृत करा सकता है। अनुच्छेद 9, उस व्यक्ति की नागरिकता पर रोक लगाकर भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा की पुष्टि करता है जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिक प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर नागरिकता पर रोक लग गई है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता को स्वीकार किया हो। ठीक है, जस्ट वेट। ना है आपको समझ में, है ना? चलते हैं हम आगे की ओर, चलते हैं हम अनुच्छेद 10 की ओर। अनुच्छेद 10 यह पुष्टि करता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने इस भाग के किसी भी प्रावधान के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त की है वह भारत का नागरिक बना रहेगा, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन भी होगा। है ना, भारत का नागरिक है तो संसद द्वारा जो कानून बनाए गए हैं ऑब्वियसली उसके अधीन तो रहेगा ही। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 11, यह अनुच्छेद भारत की संसद को यह अनुच्छेद भारत की संसद को नागरिकता के अधिग्रहण या समाप्ति के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त करता है कि किसको नागरिकता देनी है और किससे नागरिकता लेनी है। यह अनुच्छेद 11 है। नागरिकता अधिनियम 1955 ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इसमें बहुत सी धाराएं हैं, सभी धाराएं रटने की आवश्यकता नहीं है, किस धारा में क्या लिखा है वो आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। चलिए 1955, जस्ट वेट। ठीक है, 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 हम पढ़ रहे हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है। जितने भी बच्चे वनडे शूटर की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम होती है वनडे शूटर, उसमें भी पॉलिटिकल हिस्सा आता है, उसमें भी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, तो आप बने रहे।
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें आप सबसे पहले। चलिए, 1955 का अधिनियम क्रमांक 57, 30 दिसंबर, ये देखो अधिनियम है, उसका क्रमांक नंबर 57 है, ये ध्यान रखना है। 30 दिसंबर 1955 को अधिनियमित किया गया। ये भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण के लिए कानून को संरेखित करता है। इसे 19 धाराओं और 3 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएमपी, आईएमपी, आईएमपी। अगर पूछे कि 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है, इसमें कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां हैं, तो मोस्ट भी इंपोर्टेंट आपको पता होना चाहिए। इसमें 19 अनुसूचियां और 19 धाराएं और 3 अनुसूचियां हैं। 3 अनुसूचियां, 19 धाराएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब अर्जन कैसे कैसे ले सकते हैं हम अर्जन, जो 1955 का अधिनियम है उसके अकॉर्डिंगली, वो हमने पढ़ा 5 से 11 अनुच्छेद पढ़े। अधिनियम 1955, ठीक है, इसमें हम कैसे नागरिकता अधिनियम 1955 धारा 3 के अनुसार क्या कहता है, आप जन्म से क्या कर सकते हैं, किसी भारत नहीं, भारत की जो नागरिकता है उसे कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाती है। वंशानुगत धारा 4, ये सब पता होना चाहिए, धारा 3 में क्या लिखा है, धारा 4 में क्या लिखा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ हो, उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा। यदि उसके पिता का जन्म भारत में हुआ हो, किसी व्यक्ति को नागरिकता तब मिलेगी जब 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद देश के बाहर बच्चे जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक रहा हो। कुल मिलाकर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसमें कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, 19 धाराएं हैं, 3 अनुसूचियां हैं, कौन सी धारा में क्या कहा गया है, मोटा मोटा ध्यान रखोगे तो वह ऑब्जेक्टिव देखकर भी आपको याद आ जाएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले आप लोग। मैं अपने चैनल पर स्पेशली कॉम्पिटिटिव का बैच और क्लास 10 का बैच पढ़ाती हूँ। ठीक है, क्लास 10 का जो बैच है, अब ये मतलब YouTube पर फ्री नहीं है, कुछ वीडियोस आएंगे, लेकिन अब दमदार तैयारी, कोई आपका कलीग्स हो या आपका कोई छोटा भाई बहन हो, वो करना चाहता हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9516330732। हम जो पढ़ाएंगे उसी में से ही एग्जाम में आएगा। ये अभी मेरे आप लास्ट टाइम की वीडियो देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए आ जाइए अपने टॉपिक पर। पंजीकरण द्वारा धारा 5, धारा 5 में क्या लिखा है, पंजीकरण द्वारा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो भारतीय मूल का है और भारतीय नागरिक बनने के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में, मतलब अगर वो पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बनना चाह रहे हैं, तो उसको पंजीकरण करने से पहले भारत में 7 सालों तक रहना होगा, है ना। अभी समय थोड़ा घटा दिया है, 7 साल कर दिए। कोई भी व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से शादी की हो और भारतीय नागरिक बनने के लिए पंजीकरण के आवेदन करने से 7 साल तक भारत में रहा हो, दोनों में 7 साल तक रहना है। फिर एक होता है देशीकरण द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि धारा 6 में दिया हुआ है। देशीकरण 1955 अधिनियम धारा नंबर 6। 12 वर्षों तक भारत का सामान्य निवासी होना चाहिए और नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची में क्या होना चाहिए, जो आवश्यक शर्तें हैं उसको आवश्यक शर्तें हैं उनको पूरा करना चाहिए। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए दूसरे देश की नागरिकता त्याग दी जाती है, लेकिन ऐसे देशों से नहीं होना चाहिए जो प्राकृतिककरण के माध्यम से
भारतीय नागरिकों को नागरिकता प्रदान नहीं करते। ठीक है, अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित कम से कम एक भाषा से परिचित होना चाहिए। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। क्षेत्र को भारत क्षेत्र में शामिल करके, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोई क्षेत्र है, उसको हमने अगर भारत क्षेत्र में शामिल कर लिया, ठीक है, मान लो पाकिस्तान है, उसको हमने भारत में शामिल कर लिया, तो वहां के जो नागरिक है वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। उनको किसी तरह का कुछ भी रोक टोक नहीं है। भारत ने जैसे लिया भी है, हमने गोवा, पुर्तगालियों से गोवा लिया है, दमन द्वीप लिया है ना। भारत ने गोवा और दमन द्वीप के क्षेत्र को पुर्तगालियों से छीना है। इसलिए जो कोई भी या जिनके माता पिता दादा दादी में से किसी एक का जन्म 20 दिसंबर 1961 से पहले हुआ था, वे अब गोवा दमन द्वीप के केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल होंगे। उस दिन गोवा दमन द्वीप नागरिकता आदेश 1962 के तहत भारत का नागरिक बन गया, ये हम मानते हैं। ठीक है, चलिए अब निरसन त्याग कैसे होगा। त्याग जो दिया धारा 8 में दिया है, ये पता होना चाहिए धारा 6 में क्या है, धारा 7 में क्या है, धारा 8 में क्या है, मोटा मोटा पता होना चाहिए। सब पता हो ये जरूरी नहीं है। पढ़ाना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ज्यादा पढ़ा रही हूँ, दिमाग में थोड़ा बहुत तो रहेगा। चलिए एक सेकेंड, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। ठीक है, त्याग दिया है धारा 8 में। जो व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो अपने देश की जो भारतीय नागरिकता है उसका त्याग हो जाता है, भारतीय नागरिक अब नहीं माना जाएगा। जब हमने किसी देश की नागरिकता को ले लिया है, तो ऑटोमेटिकली आपकी भारत की जो नागरिकता है वो रद्द मानी जाएगी। अब आप भारत के नागरिक नहीं होंगे। जब पिता अपनी नागरिकता खो देता है, उसके नाबालिग बच्चे भी नागरिकता खो देते हैं। फिर भी वो बच्चा जिसने उपयुक्त तरीके से अपनी नागरिकता खो दी है, पूर्ण आयु प्राप्त करने के 1 वर्ष के भीतर इसे पुनः प्राप्त कर सकता है। समाप्ति, समाप्ति कैसी होगी, ये धारा 9 में दिया है। किसी अन्य देश की नागरिकता, वही वाली बात है। भगवती प्रसाद बनाम राजीव गांधी, ये सब केस है। ठीक है, मध्य प्रदेश बनाम पीर मोहम्मद एवं अन्य इम्पोर्टेंट होता है, एमपीपीएससी के लिए पता होना चाहिए। इसमें बताया गया है ना। धारा 9 पर किसी मुद्दे का जवाब देने की शक्ति उच्च न्यायालय के बजाय केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। और इस मामले में अधिनियम की धारा 9 के संबंध में न्यायालय द्वारा समान अनुपात निर्णय को अपनाया गया है, ये पता होना चाहिए। वंचना धारा 10, भारत सरकार के पास किसी भी व्यक्ति को उसकी भारतीय नागरिकता से वंचित करने की शक्ति है, यदि वह पंजीकरण, देशीकरण या अनुच्छेद 5 खंड सी के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करता है। अगर आपके पास इनमें से किसी भी तरीके से मान्यता प्राप्त है भारत की नागरिक होने की, तो भारत सरकार के पास ये शक्ति है। इनमें से होनी चाहिए ना, इनके अलावा कोई दूसरी बात नहीं हो रही है। तो भारत सरकार को ये शक्ति है कि वो आपको आपकी नागरिकता से वंचित कर दे। ठीक है, अनुच्छेद भारत में अधिवास के लिए प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बात करता है, और जो संविधान के प्रारंभ होने से तुरंत पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत का निवासी रहा हो। अब संशोधन भी हुए हैं, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 है ना, उसके बाद 2019 में भी हुआ है 1986। इस संशोधन में रक्त संबंध द्वारा नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। इसमें कहा गया है कि जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ, वे नागरिक होंगे। ये संशोधन करके बताया गया है। 1 जुलाई 1987 के बाद
4 दिसंबर 2003 से पहले जन्मे लोगों को नागरिकता मिल सकती है यदि उनके माता पिता में से कोई भी भारत में पैदा हुआ हो, यदि उनका जन्म भारत में नहीं हुआ हो। ठीक है, अगर माता पिता में से कोई भी एक भारत में जन्मा है और उनका बच्चा भारत में नहीं पैदा हो रहा है, तो भी उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। कंडीशन अप्लाई। चलिए, बहुत डीपली पढ़ा रही हूँ नागरिकता के बारे में, एक ही क्लास में कंप्लीट भी करा दूंगी। आप बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, 1986 पढ़ा, अब हम 2003 पढ़ते हैं। 2003 में क्या है? नागरिकता के लिए कानून और अधिक कठोर हो गया है, क्योंकि इसमें यह आधार जोड़ा गया है कि यदि 4 दिसंबर 2004 को या उसके बाद पैदा हुआ है, कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसके माता पिता में से एक को भारतीय नागरिक होना चाहिए, दूसरे को अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, है ना। एक तो नागरिक है तो दूसरा मान लो कि अवैध प्रवासी हो गया, तो वो नहीं चलेगा। इसमें बांग्लादेश से क्या हुआ है, जो अप्रवासन हो रहा था वो रुक चुका है ना, इस संशोधन के बाद। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, इसने दोहरी नागरिकता की अवधारणा स्थापित की, लेकिन ये पाकिस्तान या बांग्लादेश से आने वाले नागरिकों पर लागू नहीं होती है। दो देशों पर बैन लगा दिया है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यहाँ दोहरी नागरिकता का मतलब भारत के विदेशी नागरिक, है ना, की नागरिकता से है। जो भारत के विदेशी नागरिक है, जो बाहर से आए, उनके लिए बताई गई है ये बात। भारत के प्रवासी नागरिक, किसी दूसरे देश में रहने या काम करने वाले भारत के नागरिक को भारत के प्रवासी नागरिक के नाम से जाना जाता है ना। जैसे हम प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे गांधी जी क्या आए थे, भारत आए थे, है ना। वही चीज है यहाँ पर। भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड की अवधारणा को 2015 में ओसीआई कार्ड के साथ विलय कर दिया गया। भारतीय मूल के व्यक्ति का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास पासपोर्ट तो किसी दूसरे देश का है, लेकिन मूल क्या है, वो भारतीय है। ओसीआई कार्ड ले जाना अनिवार्य था। ये लास्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बवाल हुआ था इस अधिनियम के बाद। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इस अधिनियम द्वारा प्राथमिक संशोधन नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2 एक बी में एक परंतुक जोड़ना था। इस परंतुक में कहा गया, मतलब इस पार्ट में कहा गया, निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। वो श्रेणी कौन कौन सी है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश लिया हो, है ना। इसमें श्रेणियां दी हुई है भैया, ये श्रेणियां पढ़ लेना। इस श्रेणियां क्योंकि आ सकता है कि एग्जाम में आ सकता है, कौन सी श्रेणी नहीं है, तो अपने को पता होना चाहिए। जो श्रेणियां हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ठीक। और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट, भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 की धारा 3 की उपधारा 2 के खंड सी के तहत या विदेशी अधिनियम 1946 के प्रावधानों या इसके तहत बनाया गया कोई नियम या आदेश के तहत आवेदन में छूट दी गई है। ठीक है, ये पूरे मैंने आपको संशोधन पढ़ा दिए हैं। अब हम इसका निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। निष्कर्ष, भारत की संसद के अधिकार क्षेत्र वाली संघ सूची का मामला है। भारत की संसद के अधिकार क्षेत्र वाली, मतलब ये किस विषय का है? ये संघ सूची का है। 3 तरह की सूची होती है, एक होती है संघ सूची, एक होती है समवर्ती सूची और एक होती है राज्य सूची। कुछ राज्य सूची में सब विषय दिए हैं इसमें, कुछ संघ सूची में है, जो दोनों में नहीं है वो समवर्ती सूची में है। ठीक है, अनुच्छेद 11 के तहत
प्रदर्श शक्ति का उपयोग करके भारत की संसद ने 1955 के नागरिकता अधिनियम को लागू किया, जिसे क्षेत्र में विकास और समय की आवश्यकताओं के साथ नागरिकता प्रदान करने की गति को लगातार बनाए रखने के लिए कई बार संशोधित किया गया। वसु वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा कानूनी तौर तरीकों के माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदक को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन स्वीकार करने का मार्ग बताती है। ठीक है, मैंने नागरिकता संशोधन और नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है। मैं बहुत जल्द इसके एमसीक्यूज भी लेके आऊंगी। जितने टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं आप उन्हें रीड कर लो। अभी विश्वास नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन एग्जाम के बाद फुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।